हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम CDS 2024 का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट मैंने CDS का 2025 का पेपर ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। हमने पहला पेपर ही डिस्कस किया था 2025 का, और अब हम 2024 का पेपर 1 यानी कि 2 पेपर होते हैं साल में, उसका पहला पेपर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी जनरल स्टडीज़ के पार्ट का। ये पार्ट 1 होने वाला है इस वीडियो सीरीज़ का, और 3 पार्ट्स में ये वाला लेक्चर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जोरावे कल्चर के बारे में, जो कि आपका थोड़ा सा डेक्कन पार्ट में एग्जिस्ट करता था, और महाराष्ट्र के रीजन में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, एक्सेप्ट थोड़ा सा कोंकण वाला जो एरिया था उसको हम हटा दें अगर, और प्रवरा और गोदावरी वैली जो थी वो इसके आसपास थी, जो कि अब न्यूक्लियर जोन की तरह हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। और जो ये लार्ज साइट्स है इस कल्चर की, ठीक है, यहाँ से हमें शिफ्टिंग कल्चर का कोई भी एविडेंस इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये आपका जो जोरावे कल्चर था ये आपका चालकोलिथिक पीरियड का पार्ट था। ठीक है, चालकोलिथिक माने आपका जो कॉपर एज था। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट चालकोलिथिक की और भी साइट्स थी, जैसे राजस्थान में थी कुछ साइट्स, MP में थी, और महाराष्ट्र में भी कुछ साइट्स थी। राजस्थान में अहर साइट काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, MP में नेवासा, ठीक है, और महाराष्ट्र में तो आप देख ही रहे हैं जोरावे। ठीक है, तो इसी का जो एक्सटेंडेड फॉर्म था उसको हम कल्चर की फॉर्म में देखते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे पूरा का पूरा आपका जोरावे कल्चर स्प्रेड हुआ और वो प्रैक्टिसेस क्या करते थे। तो जोरावे कल्चर आपका 1400 से लेके 1700 BC में एग्जिस्ट किया करता था, ठीक है, और ये एक आपका डिस्टिंक्ट कल्चरल ट्रेजेक्टरी भी थी एक तरीके से, क्योंकि बाकी के कल्चर्स में थोड़ा सा अलग था यहाँ पे कुछ कुछ। और जो इसका प्रवरा गोदावरी वैली वाला एग्जाम्पल दिया है, ये अब कोर फॉर्म करता है न्यूक्लियर जोन का जोरावे कल्चर का। और मैंने जैसे आपको बताया ना, और भी आपकी साइट्स हैं जैसे कि नेवासा, दाइमाबाद, इनाम गाँव, ये सब भी इसी रीजन में लोकेटेड हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा जो स्टेटमेंट है आप वो भी देख सकते हैं कि आपका जो ये लार्ज जोरावे साइट्स हैं इस पे आपको शिफ्टिंग के यानी कि स्लैश एंड बर्न के कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर का इनफैक्ट हमको एविडेंस मिलता है, जहाँ पे प्लो बुलक ट्रैक्शन वगैरह यूज़ किया गया था। ग्रैनरीज भी देखने के लिए मिल जाती हैं, और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप भी होता था, बार्ले, व्हीट और मिलेट्स जैसी क्रॉप का, पल्सेस का। और शिफ्टिंग कल्चर जो था ना आपका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जनरली आपका स्मॉल और टेम्पररी या फिर अर्ली सेटलमेंट से हम उसको एसोसिएट करके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ हम देखते हैं कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मदुरई। मदुरई क्या थी आपकी, आपको याद रखना है, कैपिटल सिटी थी किसकी, पांड्या किंगडम की। ये आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मदुरई क्या थी, तो ये आपकी कैपिटल थी। कहाँ कहाँ की कैपिटल थी आपकी, ये आपकी पांड्या जो साम्राज्य था उसमें ये मदुरई कैपिटल थी। तो पहला बोला है कि इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन मधुराकंची एज लार्ज ग्रैंड सिटी एनक्लोज बाय वॉल ऑन 3 साइड एंड वगई रिवर ऑन 4th साइड। तो ये बिल्कुल सही है कि ये आपकी एक टेक्स्ट थी, संगम टेक्स्ट, जिसमें बताया गया कि मदुरई एक बहुत बड़ी सिटी थी, जिसमें ऑलमोस्ट 3 साइड पे वॉल्स थी बड़ी बड़ी, और चौथी साइड से वगई रिवर के पास से वो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती थी। ठीक है, और आपका ये एंशियंट तमिल टेक्स्ट है जिसकी ये बात कर रहे हैं, किसकी, मदुरई कांची की। फिर आपका बोला गया है कि अर्थशास्त्र में बोला गया है कि ये आपका सेंटर हुआ करता था फाइन कॉटन टेक्सटाइल का। तो करेक्ट, मदुरई जो था वो आपका फाइन कॉटन टेक्सटाइल का सेंटर हुआ करता था उस समय में। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट अर्थशास्त्र जो था वो इस बारे में कुछ मेंशन नहीं करता था। ठीक है, लेकिन अब
ये वाला स्टेटमेंट इस हिसाब से तो इनकरेक्ट है, क्योंकि अर्थशास्त्र में ऐसा कोई मेंशन किया नहीं गया है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट जो था आपका वो ये था कि वाइल मदुरई वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल कैपिटल, संगम एंड अदर लिटरेरी सोर्स डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब एट मेजर क्राफ्ट सेंटर, नहीं बताते थे इसको, ठीक है। तो जो आपका संगम लिटरेचर था या संगम टेक्स्ट आप उसे बोल लीजिए, तो आपका वो इसे एक मेजर क्राफ्ट सेंटर के रूप में नहीं देखते थे। इनफैक्ट उरियूर और आपकी कांचीपुरम जैसी सिटीज़ जो थी वो आपकी क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल का सेंटर यहाँ पे बताई जाती थी, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें कि थर्ड क्वेश्चन बोला गया है आपका सवाई जय सिंह के एस्ट्रोनॉमिकल वर्क के बारे में पूछा है। बोला है कि क्या इन्होंने ये लर्न किया था, ठीक है, यूरोपियन ऑब्जर्वेशन से, एंड ऑब्टेन लाहयर्स टेबल फ्रॉम विच ही रिप्रोड्यूस अ रिफ्रैक्शन टेबल। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ये आपके ग्रेट एक्यूरेसी से अवेयर थे यूरोपियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के, इन्होंने इस चीज़ को सीखा था और इन्होंने फिलिप दी लाहयर एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स जो थी उसे भी लिया था और रिप्रोड्यूस किया था फिर अपना रिफ्रैक्शन टेबल। और ये आपका बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है उनके एफर्ट कि ये यूरोपियन और आपका इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, बेसिकली आपका साइंस एंड टेक में कितना अच्छा योगदान इन्होंने दिया है। देन आपका बोला है कि हिज एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो डेवलप्ड अ टेलीस्कोप ऑफ देयर ओन टू ऑब्जर्व द लूनर फेज ऑफ वीनस। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेशंस जो थी, बेसिकली इनकी ऑब्जर्वेटरी सेटअप करनी थी इन्होंने, जिसे आज हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। ये आप नेकेड आई से, मतलब सिंपली आप नॉर्मल आई से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है कि इन्होंने अपना कोई टेलीस्कोप वगैरह डेवलप किया हो, ना ही कोई ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन आया है, एविडेंस आया है कि वीनस के फेजेस को देखने के लिए इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो। और टेलीस्कोप जो था वो यूरोप में उस टाइम पे पता था, ठीक है, और इंडिया में रीच किया था। बट जय सिंह जो थे उन्होंने मेनली ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रिलाय किया था, ठीक है। नाउ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मन कोतूहल। ये आपका एक वर्क है म्यूज़िक का, जिसको कब प्रिपेयर किया गया था। तो 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर, तानसेन, मीराबाई या अमीर खुसरो। तो आपका जो मन कोतूहल आपका एक इम्पॉर्टेंट मिडिएवल टेक्स्ट है, ठीक है। किस टाइम का टेक्स्ट है ये? मिडिएवल टाइम का। अब जब आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं किसी भी क्वेश्चन में या थ्योरी में, तो आप एक तरीके से उसका रफ टाइम पीरियड भी याद रखिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में आपका ईयर वाइज भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको एक टाइम पीरियड का अंदाज़ा होगा ना, तो आप ईयर का अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ के। तो इसका सही आंसर है कि आपके राजा मानसिंह थे ग्वालियर के, 15वीं सेंचुरी में उनके अंडर में, उनके टाइम पीरियड में इसको लिखा गया, बनाया गया। और फिर यहाँ से हम देखते हैं कि एक तरीके का ये बहुत अच्छा म्यूज़िकल वर्क था। क्यों? अब राजा जो थे ना, वो काफ़ी पैट्रोनेज दिया करते थे म्यूज़िक को, और उनका जो कोर्ट था उसने की रोल प्ले किया था डेवलपमेंट ऑफ ध्रुपद स्टाइल में। तो अभी सब मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये ध्रुपद स्टाइल है क्या, ठीक। और जो ग्वालियर रीजन में लेटर ये आपका इमर्ज हुआ था, ठीक है। ग्वालियर हमारा एक घराना भी है हिंदुस्तानी म्यूज़िक का। आपको पता हो तो इंडियन सिस्टम में ना आपके 2 म्यूज़िक के मतलब एक तरीके से कह लीजिए पार्ट्स हैं, या फिर 2 म्यूज़िक के फॉर्म्स हैं। एक आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, ठीक है, जो कि आपका नॉर्थ में होता है फॉलो, और दूसरा आपका कर्नाटिक है। ये आपका स्टाइल है आपका एक तरीके से जो डेवलप हुआ, तो वो हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डेवलप हुआ था। तो ये जो है ना ग्वालियर घराना, ये आपका
जो है वो नॉर्थ इंडिया का हिंदुस्तानी म्यूज़िक का एक घराना है। वैसे ही और भी है आपके, एक लखनऊ का घराना भी है आपका। तो आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और कौन कौन से घराने हैं आपके म्यूज़िक के। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे ये बोला गया है कि सुगम्य भारत अभियान, ये इसके 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कितना सही है ये। तो मैं आपको बता दूं पहले, सुगम्य भारत अभियान बेसिकली आपका जो है वो इंग्लिश में हम उसे कहेंगे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका बोला गया है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएं, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सभी लोग, ऑल पीपल, ठीक है, मिली वीजली। भाई कोई सोसाइटी, एक इंक्लूसिव सोसाइटी तब होती है जब हर कैटेगरी के लोगों के लिए क्या हो, सुविधाएं उपलब्ध हो। हर कैटेगरी के लोग जो हैं वो एक फ्री एक्सेस ले पाएँ हर पब्लिक सर्विस का, ना कि ऐसे लोग जो सिर्फ प्रॉपर ठीक है, उनको तो सारे लाभ मिल रहे हैं, उनको सब प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए कोई चीज़ की ही नहीं जा रही, तो वो सोसाइटी इंक्लूसिव नहीं होगी। तो हमने सोचा कि हम सुगम्य भारत अभियान से एक आपकी इंक्लूसिव सोसाइटी को ही बनाएंगे, जहाँ पर हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि डिसेबल लोग भी हमारे यहाँ के अच्छे से पब्लिक फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पाए। तो उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत ध्यान रखा और साथ में आईसीटी माने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखा। नाउ आपका बोला है कि इट हैज़ प्रोविज़न ऑफ पेंशन। पेंशन का क्या प्रोविज़न है, तो ऐसा नहीं है, पेंशन का इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। जब बल्कि जो पेंशन है ना आपका, वो अलग से आपकी कुछ सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, उनमें आता है पेंशन। तो इस हिसाब से आपका ये सुगम्य भारत अभियान का थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा क्वेश्चन के अंदर वो इनकरेक्ट है। बिकॉज ऑफ दैट हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 ओनली ही करेक्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो कि है आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के ऊपर। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कि नॉट जो है वो बताना है। यहाँ पे एग्ज़ाम में ना आपके कई बारी 2-3 क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाते हैं कि आप नॉट पे ध्यान ही नहीं देते, आप सही वाला लगा के आ जाते हो अपनी नॉलेज से, बट एक्चुअली में वो आपका पेपर के अकॉर्डिंग आंसर गलत होता है। तो आप जब एग्ज़ाम में जाए ना, तो इस तरह जैसे मैंने सर्कल किया, आप भी इसको सर्कल कर लें, तो इससे क्या होगा ना, नॉट का आपको पता होगा कि मुझे यहाँ नॉट करेक्ट बताना है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में क्या था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि विलेज और मोहल्ला लेवल तक गई थी लोगों को अवेयर करने की क्या करना है, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करना है और किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं प्रैक्टिस करना है। हमें ये काम कैसे करना है, पीसफुल और नॉन वायलेंट तरीके से। ईयर बता दूं अगर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का, तो 1922 तक ये आपका रहा था, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ईयर याद रखें। फिर उसके बाद क्या बोला था कि बॉयकॉट कर दो गवर्नमेंट एफिलेटेड स्कूल कॉलेज को, करेक्ट, ये भी ठीक है। फिर क्या आपको बोला था कि टेकिंग कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो नहीं, यही मैंने आपको अभी बताया, कॉपरेट नहीं करना है, ठीक है, बट ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप अपने हाथ में ले लोगे, तो यही वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। और फिर उसके बाद बोला कि अगर किसी की मर्जी हो तो वो अपने टाइटल्स और ऑनर्स को भी सरेंडर कर सकता है, ये वाली बात भी करेक्ट है। सो बिकॉज ऑफ दिस आपका ऑप्शन नंबर सी वो आपका ठीक हो जाता है। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमसे मौर्यन स्टेट और फॉरेस्ट पीपल्स के बारे में पूछा गया है, तो जिसमें हमसे ये बोला गया है कि क्या आपके फॉरेस्ट पीपल जो थे वो सब्जेक्टेड थे न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस पे, और नेसेसिटी थी कि वो सबॉर्डिनेट करें और असिमिलेट करें, जिससे कि क्या हो, उनके अर्लियर एटीट्यूड में चेंज हो जाए और उसके बाद
इनको एक तरीके से आपका इंपीरियल टेरिटरी से एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो करेक्ट है आपका। जो मौर्यंस थे ना, उसमें फॉरेस्ट ट्राइब्स जो थे उनको अब एक्सक्लूडेड नहीं रखा जाता था। उनकी रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स और सिक्योरिटी वगैरह को भी कंट्रोल किया जाने लगा था। इनफैक्ट अशोका ने तो बहुत मतलब ग्रेट तरीके से असिमिलेशन की, मतलब ट्राइबल कल्चर भी आपका मेन कल्चर का पार्ट बने, इसके लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ वगैरह भी इंट्रोड्यूस करी थी। अच्छा, आपका जो फॉरेस्ट ट्राइब थी उनको क्या कह रहे थे हम? अतविकास। ठीक है, तो वो भी आप याद रखें क्योंकि कई बार ये टर्म से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर उसके बाद बोला है कि द स्टेट दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज द सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट पीपल। कि भाई ऐसा था क्या कि स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था कि जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस आएगा वो सब क्या होगा? ट्राइबल लोगों का होगा। तो ऐसा नहीं है, स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था, बल्कि हुआ क्या था कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस में से टिम्बर, एलिफेंट, मिनरल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब अक्सर क्या करे जाते थे? स्टेट के कंट्रोल में लिए जाते थे। और एक ऑफिसर हुआ करता था, कौन सा? आपका वनपाल अध्यक्ष। ठीक है, कौन सा ऑफिसर था? वनपाल अध्यक्ष, जो कि क्या करता था? फॉरेस्ट को ओवरसी करने का काम करता था। हम चलते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि जो मौर्यन स्टेट थे, अब आपका थर्ड स्टेटमेंट है कि क्या ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके कंसर्न शो करते थे? तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, इन्होंने आपका एक प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है, तो वो इसीलिए तो है ना कि आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एफर्ट्स यहाँ डाले जाएं। और जो आपके टेक्स्ट हैं जैसे कि अर्थशास्त्र, ठीक, वो आपके इंडिकेट भी करते हैं इस बात को कि फॉरेस्ट आपके रेगुलरली जो थे प्रॉपरली रेगुलेट करे जाते थे। और एक तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट बर्निंग, मतलब ऐसी बर्निंग जो कि खुली छूट दे रही है आपको, बिल्कुल आपका ओपन बर्निंग की प्रैक्टिस जो होती थी ना, कि उस पर पहले क्या था कि ट्राइबल कल्चर में उनके राइट्स होते थे कि वो जितना चाहें बर्न कर लें। कैसे? आपका स्लैश एंड बर्न मेथड से। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब इस चीज़ को क्या करना शुरू हो गया था? आपको रेगुलेट करना शुरू कर दिया था आपके मौर्यास के टाइम पे। ठीक है, क्यों कर दिया गया था? ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्सेज को। फिर आपका फोर्थ स्टेटमेंट है कि क्या फॉरेस्ट पीपल यूटिलाइज़ कर पा रहे थे कुछ चीज़ें? तो फॉरेस्ट पीपल यूटिलाइज़ कर पा रहे थे ट्रूप्स और ऑक्सिलरीज को, स्पाइस और इन्फॉर्मेंट्स को। इवन आपके कवर ऑपरेशंस भी किए जाते थे इंक्लूडिंग असैसिनेशन। तो आपका ये हाईलाइट करता है क्या कि कितना प्रैग्मैटिक आपका अप्रोच रहा होगा गवर्नेंस और सिक्योरिटी को लेके अशोका के टाइम पे। ठीक, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें इन्होंने बोला है एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस वॉज डायमंड माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो अब आप एक बात नोटिस कीजिए, दिल्ली सल्तनत आई एम श्योर सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, लेकिन क्या हम इतनी माइन्यूट डिटेल्स पढ़ते हैं कि जहाँ हमको ये भी पता हो कि दिल्ली सल्तनत की कहाँ पे माइनिंग होती थी? समटाइम्स वी कैन, बट समटाइम्स हमसे ये चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो अब एग्ज़ाम में बैठ के कैसे दिमाग लगाना है? तो देखो, अवध, खंबात, पन्ना और लखनौती, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा बहुत भी पता हो ना, तो पन्ना ये आपका वो रीजन है जो डायमंड से एसोसिएटेड है। तो अगर आपको चांस लेना ही है एग्ज़ाम में, तो आप इस तरह के ऑप्शंस पे चांस ले सकते हैं कि जो थोड़े रिलेटेबल हो। और इसका सही आंसर भी क्या है? पन्ना। यहाँ पे डायमंड माइनिंग प्रैक्टिस की जाती थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। पन्ना रीजन मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड रीजन का ये पार्ट है। हिस्टोरिकली ये डायमंड माइंस के लिए जाना जाता है और ये माइंस आपकी मिडिएवल पीरियड के टाइम से ही काफ़ी एक्टिव हैं। इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स में भी यहाँ पे माइनिंग हुई थी। अब बाकी के ऑप्शंस हम देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है। तो अवध जो है ना आपकी, वो आपके एग्रीकल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है, ना कि डायमंड माइनिंग के लिए। खंबात जो है, जिसे हम कैम्बे भी बोलते हैं, वो आपका पोर्ट और ट्रेड सेंटर के रूप में जाना जाता है। और लखनौती, जिसे हम गौर भी बोलते हैं, ये आपकी कैपिटल है बंगाल सल्तनत की। ये आपके डायमंड के लिए जानी नहीं जाती।
ठीक है, तो हम चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन है जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन दिसंबर 2021। तो अब आप देख रहे हैं पेपर 2024 में हो रहा है, क्वेश्चन 2021 के भी पूछे जा रहे हैं। तो अब क्या आपको पिछले 3 साल के करंट अफेयर करने हैं? नहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप जब भी आए न्यूज़ में उसकी सारी डिटेल्स आपको अपने पास नोट करके रख लेनी है जो आपके एग्ज़ाम से रेलिवेंट है। ठीक, एक बार में ख़त्म करो एक टॉपिक पढ़ के। अब क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो था वो लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में, और इसको सन और अर्थ के पास L2 लेग्रांजे पॉइंट सेकंड में। अगर आपको पता हो तो सन के आपके कितने लेग्रांजे पॉइंट होते हैं? आपके 4 लेग्रांजे पॉइंट होते हैं। लेग्रांजे पॉइंट होता क्या है, जब आपकी 2 बॉडीज़ होती हैं सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रही हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपकी उनकी ग्रेविटी स्टेबलाइज्ड हो जाती है। तो ऐसे ही आपका जो सन है, ठीक है, सन और सन के आसपास जब हम कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं तो ऐसा एक आध पॉइंट तो हमें मिल ही जाता है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली क्या होगी, उनके आपस में सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस्ड होगी। तो ऐसे हमारे पास सन के टोटल 4 पॉइंट है, जिसमें से L2 पॉइंट पे आपका ये जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है। अगर हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है ये। और नेचर क्या है इसका, जेम्स वेब टेलीस्कोप सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक तरीके से स्टेबल पोजीशन मेंटेन होती है जब हम लैग्रांजे पॉइंट के आसपास उसको रख देते हैं। अब यही आपका आंसर है फर्स्ट वाला, 15 लाख किलोमीटर के आसपास रखा गया है आपका। और ये आपका ऑर्बिट करता है अर्थ को? तो जी नहीं, ये आपका किसको ऑर्बिट करता है? सन को। ये आपका स्टेशनरी है? नहीं, ये मूव करता रहता है। क्या ये रिवॉल्व करता है मून के अराउंड? नहीं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पूछा गया है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मुऑन, इसके बारे में बात करी गई है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं? ये आपके स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं। ये आपके एटम के अंदर मिलते हैं और कई बार ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और म्यूऑन भी है। म्यूऑन क्या है? बाकी के 3 तो हमने कॉमनली सुने हैं बट ये नहीं सुना चौथा वाला। तो म्यूऑन एक तरीके का सब एटॉमिक पार्टिकल है, सिमिलर है इलेक्ट्रॉन से बट थोड़ा सा हैवी होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है आपका 1, 2, 3 एंड 4, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका है क्यूबिट्स। क्यूबिट्स के बारे में पूछा गया है। तो आपका क्यूबिट्स जैसे ही नाम आए, क्वांटम कंप्यूटर आपको टिक कर देना है आंख बंद करके। क्यूबिट्स का मतलब है क्वांटम बिट, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो होती हैं उससे रिलेटेड हैं। क्यूबिट्स में होता क्या है आपका, क्यूबिट्स में आपके 2 बिट्स में काम होता है, 0 और 1 में। ये आपका फास्टर होता है और ज़्यादा जो आपकी करंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे, ठीक है। बाइनरी नंबर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो इसके अंदर थोड़े बहुत आपके 0 और 1 की फॉर्म में यूज़ होते हैं। और कीबोर्ड जो होता है ना, वो आपके एग्जिबिट करता है एंटेंगलमेंट और क्वांटम इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटर जो होता है ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को झटके में सॉल्व कर देता है। अभी हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, बहुत टाइम लगाते हैं बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बट ये आपका क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर लेता है। आपका जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो आपका बिट्स यूज़ करता है, क्यूबिट्स आपका क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करता है। क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी जो है वो मैथमेटिकल एल्गोरिदम है, क्यूबिट्स नहीं है। और लेज़र जो है आपका स्टिमुलेटेड एमिशंस है, ठीक है, इसका क्यूबिट से कोई लेना देना नहीं है। फिर है आपका फोटो 51 रेफर्स टू एन इमेज ऑफ, क्या है? तो फोटो 51 आपका फेमस एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज है डीएनए का। ये आपका रोजालिंड फ्रैंकलिन ने लिया था 1952 में, और ये आपका क्रूशियल एविडेंस प्रोवाइड करता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का। हमने ऐसे पढ़ा है ना, डीएनए का ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक। और इसमें यहाँ पे आपके एडिनोसाइन, ट्राइसाइन, फॉस्फाइन वगैरह होते हैं। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, ये इसका एक्सरे है एक तरीके से,
ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे से हमें डिटेल दे देता है, ठीक। और लेटर आपका वॉटसन और क्रिक ने इसको यूज़ किया था। तो हमारा आंसर क्या है कि फोटो 51 आपका कौन सी इमेज से रिलेट करता है, डीएनए मॉलिक्यूल की। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ आपका क्या है, द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन क्या है आपके, हिग्स बोसॉन आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसी का हमसे रेस्ट पे मास पूछा हुआ है। तो हिग्स बोसॉन जो था बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटली कंफर्म कर दिया गया था 2012 में। आपकी जो मैटर की हमें पता है 3 स्टेट होती हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और गैस। लेकिन फर्दर जब रिसर्च हुई तो मैटर की आपकी 2 स्टेट्स और पाई गई। कौन कौन सी थी वो 2 स्टेट्स, वो 2 स्टेट्स थी प्लाज्मा और लेटर आपका आइंस्टीन बोस पार्टिकल्स, जिसे हम हिग्स बोसॉन भी कह देते हैं, ठीक है। आपका जो हिग्स बोसॉन है आपका, ये आपका कंफर्म कर दिया गया था सर्न लार्ज हेड्रन कॉलिडर में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके। और इसका जो रेस्ट मास है वो भी मेजर कर लिया था 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और सिंस 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपका क्लोजेस्ट जो भी ऑप्शन है जैसे कि 100 गीगा वोल्ट, तो ये आपका हम लगा देंगे यहाँ पे। और अगर एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो हिग्स बोसॉन आपका हिग्स फील्ड से रिलेट करते हैं, जो कि आपका मास जनरेशन एक्सप्लेन करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल से। और आपका नीदर ये लाइट पार्टिकल्स है, ना ही ये एक्सट्रीमली आपके हैवी होते हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम आते हैं तो बोलते हैं कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक के प्रिंसिपल को कौन ठीक से जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो एटॉमिक क्लॉक होता क्या है, ये आपका नेचुरल रेजोनेंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आपका सीसियम 133 का एलिमेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क कर जाता है। और जो क्लॉक मेजर है या आपकी टाइम कैसे मेजर करती है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसमें से जो भी प्रिसाइज होती है ये उस पर लॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद जो भी रेडिएशन ये ऑब्जॉर्व करती है, जो आपके सीसियम एटम एमिट करते हैं, उसके बीच में जो हाइपरफाइन एनर्जी लेवल होता है उसको ये सिंपली मेजर करती है। और ये फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली स्टेबल होती है, विच मेक्स द एटॉमिक क्लॉक द मोस्ट एक्यूरेट टाइम कीपर्स। अब की फैक्ट्स क्या हैं एग्जाम के लिए। 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज 9, 192, 631 and 770 oscillation of the radiation corresponding to transition between 2 hyperfine level, ठीक है। 2 हाइपरफाइन लेवल के बीच में ये आपके मैथमेटिकल जो है वो कंसिडर करे जाते हैं। और फिर उसके बाद बाकी के ऑप्शन आपके इनकरेक्ट क्यों हैं। क्वार्ट्ज वाइब्रेशन जो है वो क्वार्ट्ज क्लॉक से रिलेटेड है। SHM ऑफ एटम जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल इसका नहीं है। और हाइड्रोजन एक्साइटेशन जो है वो यूज़ नहीं किया जाता आपका एटॉमिक क्लॉक्स में। नाउ 15th क्वेश्चन, पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने बोला नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द एम्पेरिकल अप्रोच इज़ वैल्यू लोडेड। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका एम्पेरिकल अप्रोच होता है पॉलिटिकल एनालिसिस का, वो फैक्ट बेस्ड होता है, ठीक, डिस्क्रिप्टिव होता है और वैल्यू न्यूट्रल होता है एक तरीके से। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और नॉर्मल अप्रोच जो होता है वो आपका वैल्यूज़, आइडियल्स और प्रिस्क्रिप्शंस पे रिलेट करता है। तो ये आपका इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। फिर आपका 16th क्वेश्चन है, जिसमें बोला है विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ फीचर ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम। बेसिकली क्या होता है कि टोटलिटेरियन रिजीम के अंदर आपका एक तरीके से पूरी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा ना नॉर्थ कोरिया का नाम, वही है वो, जहाँ पे लोगों की, सोसाइटी की पूरी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। स्टेट इतना ज़बरदस्त कंट्रोल रख लेता है लोगों के ऊपर कि इनफैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ तक अफेक्ट हो जाती है उससे, ठीक। तो वहाँ पे ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का इंडिपेंडेंटली काम करना तो भूल ही जाओ, सपना है। तो यही इसी क्वेश्चन का हमारा आंसर है, इसीलिए डी, ठीक।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स हार्ड पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बोथ स्टेट्स एंड अदर एक्टर इन्वॉल्विंग यूज ऑफ थ्रेट एंड कोअर्जन। तो हाँ भाई, हार्ड पावर आपके टेररिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं और कंट्री की गवर्नमेंट भी एक्सेस कर सकती है। ग्लोबलाइजेशन नेसेसिटी है आपकी इकोनॉमिक के लिए, ठीक है, नॉट कल्चरल के लिए। तो ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, इसका कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी होता है। फिर आपका जो वॉशिंगटन कंसेंसस था, ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में बात करता था? मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता था, ठीक। ये ना कि ये कहता था कि मार्केट में इंटरवीन करो, जो कि आपको ऑप्शन में बोला है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है। ये बल्कि कहता था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और आपका स्टेट का कम से कम इंटरवेंशन होना चाहिए। कहाँ पे? मार्केट के अंदर। तो हम याद रखेंगे कि वॉशिंगटन कंसेंसस आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स से, ना कि आपका मार्केट इंटरवेंशन से। अब आपका ऑटार्की क्या है? जनरली अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। तो ऑटार्की का मतलब ही यही होता है, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी विद मिनिमल डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल ट्रेड, जहाँ पे कम से कम आपका डिपेंडेंस हो किस चीज़ पे? एक्सटर्नल आपका ट्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कह रहा है कि अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल कैन एनफोर्स राइट्स गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। पार्ट 3 क्या है हमारा? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, ठीक है। इन आर प्राइमरली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, जो हमको पता है स्टेट के अगेंस्ट क्या क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को मिलेंगे ही मिलेंगे हमारी कंट्री में, उसके बारे में बात करी गई है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है ना, उनको इस तरह से एक्ट करना ही पड़ता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हैम्पर्ड ना हो, ठीक। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और फिर उसके बाद आपके इंडिविजुअल कैन एनफोर्स राइट्स गारंटीड, कि भाई जब सपोज करो किसी का कोई राइट वायलेट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट की इनएक्शंस की वजह से, तो क्या वो कोर्ट जाके आपका इन्फोर्स करा सकता है अपने राइट? तो बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता भी है कि फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल नंबर 32 भी है, जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यों है ये? इसीलिए तो है कि भाई कोई भी किसी का कोई फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है, गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे विल इशू व्हाट? रिट्स, जैसे जिससे कि आपका वो एनफोर्स कराएंगे क्या? आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन हो जाता है सही, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें बोला गया है कि आपका इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड्स दैट एवरीवन शैल हैव द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर लॉ। करेक्ट। ये बोलता है आपका, इसका आर्टिकल नंबर 16 कहता है कोई भी पर्सन कहीं भी हो दुनिया में, कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी रह रहा है, ठीक है, उसके पास कुछ सर्टेन बेसिक राइट्स होते हैं, जिसमें से कि राइट टू रिकॉग्निशन जो है वो हर वक्त अवेलेबल है ना, कि आप किसी भी जगह जा सकते हैं, कोई आपसे आपको दिक्कत हुई दूसरी कंट्री में जाके या कहीं भी, तो आप जाके लॉ के आगे बोल सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, कंप्लेंट फाइल करिए मेरी। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। Although India agrees in principle with the ethos of ICCPR, it has not yet ratified it fully. ऐसा नहीं है, इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था 1979 में ही, ठीक है। उसके बाद हाँ ये ज़रूर है कि थोड़े बहुत हमने एक्सेप्शंस लिए हैं, है ना, क्योंकि सारे प्रोविजंस ऐसा होता है कि हर कंट्री सेटिस्फाइड ना हो, तो हम भी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे कुछ प्रोविजंस से, तो हमने कुछ रिजर्वेशंस लिए हैं, बट स्टिल वी हैव रेटिफाइड इट इन द ईयर 1979। और फिर उसके बाद इंडिया जो है
इंडिया इज़ अ स्टेट पार्टी टू ICCPR। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द राइट टू हैव अ लीगल एड इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ गिवन अंडर DPSP। तो हाँ, राइट टू लीगल एड हमारा DPSP के अंदर आर्टिकल नंबर 39A में प्रोवाइड करा गया है। ये बोलता है बेसिकली इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में, कि सपोज़ करिए कोई बहुत गरीब व्यक्ति है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गरीबी की वजह से उसके जो आपके राइट्स हैं लीगल मेजर्स लेने के लिए, उनसे वो छूटा रह जाए। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो भी वो जस्टिस को ले पाए, इसीलिए उसको लीगल एड वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी इमिडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। ये भी करेक्ट है। सपोज़ ऐसा कोई पर्सन अरेस्ट होता है और वो एक्सेस नहीं कर सकता जल्दी से किसी भी लॉयर को, किसी भी लीगल पर्सन को, तो आपका सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, जिसमें कहा था कि जैसे ही पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करती है, तुरंत वहाँ की लीगल सर्विस अथॉरिटी को यानी कि लीगल एड कमेटी को आप इन्फॉर्म कीजिए, सो दैट वो उस व्यक्ति के लिए तुरंत ही जल्दी से जल्दी लीगल हेल्प का इंतज़ाम कर पाए। ठीक है, लीगल एड आपका DPSP है बट हैज़ नॉट बीन मेड एनफोर्सेबल। स्टिल ये आपकी आर्टिकल 21 में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही आपकी आई है। ठीक है, वैसे ये अभी तक एनफोर्सेबल नहीं है इन प्रैक्टिस। तो हमारा दोनों ऑप्शन इस पे यहाँ पे करेक्ट है, तो इसीलिए सही है हमारा ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 एंड 2। चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 21 पे अब, जिसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज करेक्ट। द डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल क्राइम। तो हाँ, आर्टिकल 14 सब क्लॉज 1 जो है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, वो ये कहता है कि हर किसी के पास अधिकार है कि वो किसी भी कंट्री में रह के असाइलम ले सके, किससे, पॉलिटिकल क्राइम से रिलेटेड। और फिर उसके बाद सेकंड है डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज़ अ फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री डिप्राइवल ऑफ नेशनलिटी एक्सेप्ट फॉर द फ्रीडम टू चेंज नेशनलिटी। तो आर्टिकल नंबर 15 जो है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, वो प्रोवाइड करता है कि हर किसी के पास राइट है नेशनैलिटी का। ठीक है, नो वन शैल बी आर्बिट्ररीली डिप्राइव्ड ऑफ देयर नेशनैलिटी, है ना भाई। ऐसे नहीं है कि फालतू का कोई भी रीज़न दिया और आपने कहा आज से तुम्हारी नेशनैलिटी कैंसिल इस वाली कंट्री की, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका जो स्टेटमेंट की ये बात थी, ये इनकरेक्ट है। और बाकी जो स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पे करेक्ट होती है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर A फर्स्ट ओनली ही करेक्ट है। बिकॉज आपका फ्रीडम तो है आपको नेशनैलिटी चेंज करने की, लेकिन स्टेट के पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो कभी भी अपनी मनमर्जी से आपकी नेशनैलिटी को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग UN ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज ट्वाइस। तो ये क्वेश्चन हमने 2025 में भी देखा था, उसी का रिपीटेड है बट ऑप्शन चेंज है ये। ठीक, तो आप देख रहे हैं PYQ से कितना हेल्प होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एग्जैक्ट डिट्टो उठ के एकदम। अब क्या है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR ने कहा था कि भाई क्या है कि रेफ्यूजीज़ के रिलेशन में वो लोग पॉलिसीज़ बनाएंगे और उनका ध्यान रखेंगे। फॉर दैट ओनली उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2 बार, एक बार 1954 में और एक बार 1981 में। IPCC को 1 बार मिला है, IAEA को भी 1 ही बार मिला है और यूनिसेफ को भी 1 बार ही मिला है। ओनली UNHCR है जो कि 2 बार इन सब में आपका नोबेल प्राइज़ रिसीव करे हुए है। अब है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये आपका ब्लॉक कर देता है इन्फेक्शियस एजेंट को। बिल्कुल आपका ये क्या है कि वैक्सीनेशन डज नॉट ब्लॉक
ठीक है, फिज़िकल एंट्री ब्लॉक नहीं करता है आपकी इन्फेक्शियस एजेंट की। तो यहाँ पे अभी जो बात करी गई है वो आपकी बोली गई है कि क्या ब्लॉक कर रहा है, तो ये फिज़िकल एंट्री की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से ये आपका नॉट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है ये, नॉट करेक्ट। इनफैक्ट एंट्री बैरियर्स प्रोवाइडेड बाय स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, नॉट वैक्सीन। फिर है आपका इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो हाँ भाई ये करेक्ट है, और क्योंकि ये आपके मेमोरी सेल्स को बोल देता है कि देखो ये हैं ख़तरनाक वाले, इनसे आपको बच के रहना है, तो ये वैक्सीन आपको वो सिखा देता है। अब इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट एंटर्स द बॉडी, तो ऐसा भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करता है, किल वगैरह करने का काम ये नहीं करता है। ठीक है, ये वैक्सीनेशन का मतलब ही है इम्यूनोलॉजिकल आपकी मेमोरी, जो इम्यूनोलॉजिकल आपकी मेमोरी होती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जान चुका होता है कि ये हार्मफुल एजेंट्स है, इनसे बच के रहना है। ठीक है, इसका कोई फिजिकल या केमिकल बैरियर का काम नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जहाँ पे बोला है विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडीज़ हैव नो न्यूक्लियस, तो RBCs इसका आंसर है, क्योंकि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के पास आपका कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इनफैक्ट उसको न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन्स वो कैरी कर सके और हमारी बॉडी को दे सके। मसल सेल्स के पास मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनफैक्ट फैगोसाइटिक सेल्स के पास भी बहुत न्यूक्लियस होते हैं, और सिलिएटेड सेल्स के पास भी न्यूक्लियस होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं हमारे ह्यूमंस में वो केवल मैच्योर RBCs हैं, एक्सेप्शन है इसमें प्लेटलेट्स। ठीक है, यह आपका सेल फ्रेगमेंट्स है, जबकि ये कंप्लीट सेल्स नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें बोला है कि द यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो बोला है पहले में, क्या ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्या ये आपका वाटर रिलीज, दे डू नॉट गेट रिलीज इनटू वाटर एंड फूड, दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी, दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन। तो यूज़ ऑफ प्लास्टिक जो है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो पहला, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बिल्कुल, इनफैक्ट कई सालों तक आपके जो है ना इन्वायरमेंट में ये ऐसे ही एग्जिस्ट करते रहते हैं, और इनफैक्ट सॉइल, वाटर, मैरीन पोल्यूशन तक ही ये कॉज करते हैं। ठीक, प्लास्टिक आपके फूड चेन में एंटर नहीं करते हैं, बायोकेमिकल सिंथेसिस जो होती है वो आपका मेन प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कोई, और आपकी प्लास्टिक जो है वो हार्मलेस नहीं है, इनफैक्ट दे आर नॉट हार्मलेस। ठीक है, ये आपका केवल इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती है, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। ठीक, तो इसीलिए इसका पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 26, बोला है माइक्रोबॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स कंटेन, तो इसका आंसर है सही, एंजाइम्स। माइक्रोबॉडीज़ जो होती हैं स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो मिलती हैं आपकी प्लांट और एनिमल सेल से। दे आर रिच इन ऑक्सीडेंट एंजाइम सच एज कैटल्स एंड ऑक्सीडेज। ये एंजाइम जो है इन्वॉल्व करती है डिटॉक्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो बाकी ऑप्शन आपके इसलिए इनकरेक्ट है। ब्रोक डाउन मेम्ब्रेन जो होती है वो डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। एसिडिक फ्लूइड्स जो हैं वो लाइजोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, माइक्रोबॉडीज़ के नहीं। वेस्ट मेटाबॉडीज जो हैं वो आपका नॉट देयर प्राइमरी कंटेंट। आपका इनफैक्ट पेरिऑक्सियम्स जो होते हैं वो कैटलेस और ऑक्सीडेस होते हैं, और लाइजोसोम जो होते हैं वो आपके एक एसिडिक एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर इज कॉल्ड लाइजोसोम। ठीक है, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस, एग वाइट, सब में क्या प्रेजेंट होता है आपका, लाइजोसोम। ठीक, ये आपका प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बाय ब्रेकिंग वॉल। ठीक है, आपका जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का उसे ब्रेक करके, और स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। राइबोजाइम्स जो है वो RNA मॉलिक्यूल्स हैं, लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट फैट हैं, और आइसोमर्स आपके कैटलिस्ट हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन के। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिन्होंने बोला है कि विच सेट ऑफ वेजिटेबल इज़ अंडरग्राउंड स्टेम। ऐसा कौन सा है जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम होती है, तो पटेटो, गार्लिक एंड टर्निप, इन सब में आपकी अंडरग्राउंड स्टेम
ठीक है, होती है, जिसमें से हमारा परफेक्ट ऑप्शन बैठता है कौन सा, आपका डी। ठीक, ये मार्किंग इसकी इनकरेक्ट हो गई है स्लाइड में, बट आप याद रखना है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 29, जो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज और आर यूज टू ऑब्जर्व द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन द इकोनॉमी। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म शो करता है कि कैसे आपका मॉनेटरी पॉलिसी रेट में चेंज हुआ है, जैसे कि रेपो रेट में, और कैसे ये अफेक्ट हो रही है रियल इकोनॉमी को। तो वेटेड एवरेज और लेंडिंग रेट जो है रिफ्लेक्ट करता है कि इंटरेस्ट रेट में क्या आपका चार्ज किया जा रहा है बैंक से, और क्या आपका बोरोवर्स जो हैं वो बैंक से कैसे कैसे लोन वगैरह ले रहे हैं, किस रेट पे। वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स फ्रॉम बैंक। और 1 ईयर मीडियन MCLR जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, या आपका बेंचमार्क है लेंडिंग रेट का, जो कि आपका लोन प्राइसिंग में यूज़ किया जाता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या होता है, यह आपका टूल है RBI का लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। तो इसीलिए आपका ऑप्शन 4 ही यहाँ से निकलता है, जिसके बाद 1, 2 and 3 आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वॉज इंट्रोड्यूस इन April 22। SDF rate replaced fixed reverse repo rate as a floor for LAF, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का क्या ये चेंज हुआ था कुछ बेस रेट? तो हाँ भाई, ये करेक्ट है। पहले क्या होता था ना, रिवर्स रेपो रेट को यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे SDF रेट को यूज़ करा जाने लगा है। April 2022 से ये चेंज आया था, RBI ने इस चेंज को इंट्रोड्यूस किया था। सो बोथ द ऑप्शंस आर correct. So option number C, both 1 and 2 are correct. Now question number 31, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कितने कितने वेटेज के आर्टिकल्स होते हैं। तो फ्यूल एंड पावर हैव हायर वेटेज इन WPI रेदर देन प्राइमरी आर्टिकल। तो हाँ, जो आपका फ्यूल एंड पावर है ना, बेसिकली क्या होता है, वो 13 to 14% के वेटेज पे होता है, लेकिन प्राइमरी आर्टिकल्स जो होता है वो आपके 23 to 24% पे होता है। फॉर बिकॉज ऑफ दैट ये वाला तो इनकरेक्ट हो जाता है। जो आपका वेट है आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, वो होता है आपका 60 to 62%, और फ्यूल और पावर से ये भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो ये होता है करेक्ट। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली करेक्ट हो जाता है। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसपे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि इन इंडिया, इफ़ इंडिया एंटर्स इनटू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद अदर नेशंस, देन द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया वुड डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, किस चीज़ फैक्टर पर डिपेंड करेगी? तो लोअर टैरिफ्स अंडर FTA मेक्स इंडियन एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, रूल ऑफ ऑरिजिन डिटरमाइन करता है वेदर गुड क्वालिटी ऑफ FTA बेनिफिट हो रही है या नहीं। SPS मेजर्स, जैसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मेजर हैं, वो आपका मार्केट एक्सेस अफेक्ट करती हैं। और आपका एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, पोर्ट एंड लॉजिस्टिक ऑल्सो अफेक्ट्स द कॉस्ट एंड स्पीड ऑफ द एक्सपोर्ट। हायर इनकम इन पार्टनर कंट्री इंक्रीज डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। तो सभी के सभी फैक्टर्स जो हैं वो आपके FTA को अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। फिर है आपका 33 नंबर का क्वेश्चन, जो बोलता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट हो जाते हैं, जिसमें से आपका केवल Al2O3 ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। बाकी का आपका Na2O आपका बेसिक है, P4O10 आपका एसिडिक होता है, और MgO भी आपका बेसिक ऑक्साइड होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया है करेक्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, जो बोलता है करेक्ट ऑर्डर क्या है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन का। तो हमें पता है ब्यूटेन होता है C4, पेंटेन होता है C5 और हेक्सेन C6, मतलब 4 कार्बन होते हैं यहाँ पे 5 होते हैं और यहाँ पे 6 होते हैं। और साइक्लोहेक्सेन में आपके ऑलमोस्ट आपका जब प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर होता है तो इसमें आपके ऑलमोस्ट 98 आपके, ठीक है।
वो पूरा रिंग बैठता है, ठीक, ऑक्टेन नंबर पूरा ये आपका बैठ जाता है। तो इस हिसाब से साइक्लोहेक्सेन पहले आएगा, ब्यूटेन बाद में आएगा, पेंटेन और फिर हेक्सेन, ठीक है। इनके यहाँ पे मैंने ऑक्टेन नंबर भी बराबर में लिख दिए हैं, ठीक। हायर ऑक्टेन नंबर, बेटर एंटीनॉक प्रॉपर्टी, ये भी आप याद रखना। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 35, जहाँ पे रिएक्टिविटी के हिसाब से हमको आपके मेटल्स अरेंज करने हैं, जिसमें से आपका Mg, Al, Zn और Fe। Zn माने जिंक, Fe माने आयरन, Mg माने मैग्नीशियम, Al माने एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आता है, फिर है जिंक एंड आपका फिर है आयरन। जल्दी ही मैं आपकी साइंस एंड टेक की भी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी अपने चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेन करा हुआ है, तो लेके आऊँगी मैं वो सीरीज़, आप चेकआउट करना। पक्का आपके जो भी साइंस के क्वेश्चन है आराम से आप उस सीरीज़ को पढ़ने के बाद डील कर सकते हो। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें बोला है कि मेथनॉल इज़ टॉक्सिक बिकॉज, ऐसा क्यों है। तो मेथनॉल जो है वो नॉट हाईली टॉक्सिक इटसेल्फ, उसका टॉक्सिसिटी लेवल थोड़ा कम है, लेकिन लिवर में मेथनॉल जो होती है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाती है बाय अल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेसिस से। तो वो और ज़्यादा आपका जो होता है ना वो टॉक्सिक बन जाती है, ठीक। तो उन्होंने पहले ऑप्शन में बोला है कि मेथनॉल कोएगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म, ऐसा नहीं है। मेथनॉल गेट ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही। मेथनॉल गेट ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड, नहीं। मेथनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू CO, ये भी इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये आपका कोएगुलेट आपके प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, एंड कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। द फर्स्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट इज़ मैथनेल, मैथनेल इसका पहला प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ना कि मैथनॉल। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट है यहाँ पे। अब है विनेगर के बारे में क्वेश्चन है। तो विनेगर क्या होता है आपका, बेसिकली एक कॉमन एसिडिक सोल्यूशन होता है। ये कुकिंग और प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला है इसका CH3COOH। जब आपका डाइल्यूट वाटर में मिक्स हो जाता है तो टिपिकली आपका 5 से 8% में हम वाटर को मिक्स करते हैं और हमको विनेगर मिल जाता है, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, कार्बोनिक एसिड विनेगर से नहीं रिलेट करता। इथेनॉल एक अल्कोहलिक बेवरेज होता है, विनेगर नहीं होता। और प्रोपोनिक एसिड जो होता है वो आपका प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये विनेगर नहीं होता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, जो कह रहा है कि ग्लोबल डिमिंग से क्या रिलेट करता है। तो ग्लोबल डिमिंग क्या होता है, ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। प्राइमरीली एयर पोल्यूशन, इसकी वजह से होता है ये, जो कि आपका सनलाइट को वापस से स्पेस में ही रिफ्लेक्ट कर देता है। इंक्रीज पर्टिकुलेट जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट को, और ग्लोबल डिमिंग इफेक्ट हो जाता है, जिससे कि टेम्परेचर पे फॉल होता है ड्यू टू इंक्रीज पर्टिकुलराइजेशन। तो फॉल ऑफ टेम्परेचर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इनफैक्ट मैंने टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। तो कहीं ना कहीं आप ग्लोबल डिमिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, जो कहता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज सीटेन। तो हेक्साडेकेन जो होता है ना उसे हम सीटेन, हेक्साडेकेन माने C16H34, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, सीटेन। ये आपका नंबर ऑफ डीजल फ्यूल्स, ठीक है, उसमें भी आपका यूज़ होता हुआ दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। तो आपका सऊदी अरेबिया, ओमान, येमेन, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब अरेबियन पेनिनसुला के पार्ट हैं। बस कौन नहीं है इस ऑप्शन में, वो है आपका जॉर्डन, ठीक है। ये आपका लिवेंथ रीजन का पार्ट है। लिवेंथ रीजन का क्वेश्चन UPSC CSC में पूछा जा चुका है। तो कहीं भी अगर किसी ने उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होता तो थोड़ा बहुत वो आइडिया लगा के इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता था। दैट्स वाई आई से PYQs आर वेरी इम्पॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की कर रहे हो प्रिपरेशन, बट कोशिश करिए कि
CDS, UPSC CSC, ठीक है, और आपके UP PCS वगैरह के क्वेश्चन तो आप GS के, ज़्यादा नहीं, आप जनरल स्टडीज़ के ही करिए, बट ज़रूर करिए, बिकॉज़ बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है इनसे, ठीक है। तो यहीं से हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, सेकंड और थर्ड पार्ट भी जल्दी ही आएगा, ठीक। तो आप वेट करिए तब तक उसका, और इस वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए आप इसको ठीक से देखिए, अच्छे से समझिए, एनालिसिस करिए प्रॉपरली, एंड पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। कीप लर्निंग।